नमस्कार, मैं शिव प्रताप, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर से। आज मैं आपको सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पाठचर्या में अंकित प्रसंग 5S एंड 5D के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रसंग में मैं आपको 5S के मानक के बारे में बताऊंगा। हम अपने कार्य क्षेत्र को 5S के अनुरूप कैसे कर सकते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में से एक मैक्सिमम कार्य क्षमता एम्प्लॉय से कैसे हासिल कर सकते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर वेस्ट के बारे में जो हमारा जीरो टॉलरेंस का कंसेप्ट है उसको हम कैसे कार्यान्वित करेंगे, कैसे लागू करेंगे और 5S के जो 5S हैं उनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। फाइव एस रोड मैप। फाइव एस काइजन प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। एक काइजन का ही टूल है हमारा 5S, और हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाने के बाद जापानी विशेषज्ञ कोरू इशिकावा ने इस प्रणाली को संरचित किया और व्यवस्थित किया। इस प्रणाली में 5S का समूह होता है जिनके अपने विभिन्न कार्य हैं। 5S का मापदंड होता है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में 30 सेकंड के अंदर किसी भी सामग्री को ढूंढ सकें, सर्च कर सकें और कार्य कर सकें। फाइव एस का S1 है सीरी। सीरी जापानी शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है छटनी। S2 है सीटॉन, क्रम निर्धारण। सामान को, साज सज्जा को क्रम में निर्धारण करना। S3 है सीसो। सीसो मतलब चमकाना। S4 है सिकेसु। सिकेसु का मतलब है प्रमाणीकरण। और S5 है शित्सुके। शित्सुके का अर्थ है स्वयं अनुशासन। किसी भी कार्य को हम अनुशासन में रहकर ही पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए अब 5S के कार्य के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। S1 है सीरी। सीरी का अर्थ है सॉर्टिंग। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में 5S का प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि हमारा कार्य क्षेत्र 5S के मानक के अनुरूप नहीं है। उसको 5S के मानक के अनुसार करने के लिए हम 5S प्रारंभ करते हैं और जिसका प्रथम S है, पहला S है S1, जिसे हम कहते हैं सीरी। सीरी का मतलब है सॉर्टिंग, छांटना। जो अव्यवस्थित सामान है जिस कार्य क्षेत्र में हमें करना है 5S, उस अव्यवस्थित सामान को हम पहले छांटते हैं। छांट कर अलग अलग करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं उसकी। कौन सा सामान कार्य योग्य है, कौन सा सामान कार्य योग्य नहीं है, कौन सा सामान हमारे लिए उपयोग का है और किस सामान को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, किस सामान को हमें ख़त्म करना है। मतलब वो सामान किसी भी तरीके से हमारे उपयोग का नहीं हो सकता है। हम आइटम सामान का छटनी करके ही
S1 का कार्य प्रारंभ करते हैं। S1 प्रारंभ करने के उपरांत हम ये स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने S1 के पूरे मानक जो हमारी 3 स्टेज हैं उनको हमने पूरा कर लिया है। उपयोगी और अवांछित वस्तुओं को हमने क्रमबद्ध कर लिया है, आइटमों को फिर से हमने संगठित कर लिया है और अवांछित वस्तुओं का निपटान डिस्पोज ऑफ हमने कर दिया है। जब हम प्रक्रियाओं से अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे तब हम S2 की ओर बढ़ेंगे। S2 है सीटॉन, जिसे हम कहते हैं सिस्टेमेटाइजेशन। S2 का पहला स्टैंडर्ड है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। कहने का मतलब है कि हर चीज़, हर वस्तु के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए। मतलब कहने का है यहाँ पर कि जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, हम अपने कार्य क्षेत्र में उस वस्तु, उस सामान का जगह का निर्धारण कर सकें और निर्धारण के उपरांत हम उस वस्तु को, उस सामान को उस जगह पर व्यवस्थित रखें और व्यवस्थित करें। दूसरा हमारा मापदंड है वस्तुओं को ठीक से व्यवस्थित करना। जब हमारी जगह का निर्धारण हो जाएगा, हम जगह को व्यवस्थित रखेंगे। तीसरा होता है आसान पहुंच और पहचान के लिए लेबल का उपयोग करें। लेबलिंग है यहाँ पर स्टिकर लगाने का तात्पर्य। जो भी हम सामान रख रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें हम लेबल्स, स्टिकर लगाकर उस विषय वस्तु को आइडेंटिफिकेशन में, पहचानने में आसान कर सकते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर आपके कार्य क्षेत्र में एंट्री करता है, आता है, तो वो आसानी से उस विषय वस्तु को पहचान सकता है, वो टूल्स पहचान सकता है और आसानी से अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। S2 के मापदंड पूर्ण करने के बाद हम अगले स्टेज में आते हैं। अगला स्टेज हमारा है S3। S3 हमारा है शीशो। शीशो का अर्थ है शाइनिंग, चमकाना। हम अपने कार्य क्षेत्र में एंटर करने से पहले हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम S3 का जो पहला मापदंड है, साफ सफाई, कार्य क्षेत्र के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको हम साफ सुथरा करके ही अपने कार्य क्षेत्र में एंट्री करें। हमारा वातावरण, कार्य क्षेत्र का वातावरण जब साफ सुथरा रहेगा तभी हम कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सकते हैं। साफ सफाई के बाद जब हम अपने कार्य क्षेत्र में एंट्री करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारे औजार, टूल्स, उपकरण पूर्ण रूप से धूल से रहित हैं। हमें धूल, डस्ट उपकरणों से हटाना होगा और अन्य प्रदूषक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी इंडस्ट्री में हम कार्य कर रहे हैं, और एक मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ आपको कि हमारी लेथ मशीन, खराद की मशीन में अगर हम कार्य करते हैं और वहाँ पर हम कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन में अमूमन कूलेंट का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो कूलेंट होता है वो मशीन के आसपास फैल जाता है। जब हम खराद करते हैं तो चिप्स, धातु के चिप्स, मेटल की चिप्स अगल बगल फैल जाते हैं। तो ये जो हमारे अन्य प्रदूषक हैं, हमारा ध्येय होना चाहिए कि इन सभी को हम पूरी तरह से
हटा दें अपने कार्य क्षेत्र से, तभी हम पूरे मनोभाव से कार्य कर सकते हैं। दृश्य व्यापक। अगला मापदंड है विजुअल स्वीपिंग, दृश्य व्यापक। हमको ये समझना होगा कि जो प्रक्रिया हमने स्टैंडर्ड S1 में फॉलो किए, S2 में फॉलो किए, S3 में फॉलो किए, उन स्टैंडर्ड्स, उन मापदंड को हमें एक अपनी सरसरी निगाह से देखना होगा कि वो मापदंड पूर्ण हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मापदंड पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो हमें पहले उन मापदंडों को पूर्ण करना होगा। जब मापदंड हमारे पूर्ण हो जाएंगे, S3 के सारे स्टेज हम पूरे कर लेंगे, कार्यस्थल के आसपास की सफाई कर लेंगे, उपकरण एवं साज सज्जा को धूल रहित प्रदूषण मुक्त बना देंगे, और दृश्य व्यापक विजुअल स्वीपिंग जब हम अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने इन तीनों स्टेज को अच्छी तरह से पूर्ण कर लिया है, तब हम अगले स्टेज की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला स्टेज है S4। S4 का मतलब है शिकेत्सु, स्टैंडर्डाइजिंग, प्रमापीकरण। S4 में हमें 1S, 2S और 3S के सारे मापदंड देखने होंगे, समझने होंगे, अपनी टीम के साथ उस पर अध्ययन करना होगा, रिसर्च करना होगा कि हमारे ये तीनों मापदंड पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में S4 का अगले मापदंड की ओर हम बढ़ेंगे, जो है हमारा दृश्य नियंत्रण, विजुअल कंट्रोल। एक टीम लीडर होने के नाते हमें समझना होगा और ये जानना होगा कि हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम अपने टीम को मोटिवेट करें, उनका मोराल बूस्ट करें, और हमारी जो टीम कार्य कर रही है, जो 5S के कार्य पूर्ण कर रही है, वो टीम सक्षम रूप से कार्य कर रही है या नहीं, मापदंड पूरे कर रही है या नहीं। टीम लीडर का कर्तव्य होता है कि अगर टीम मेंबर्स कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको बताना, उनको समझना, एक विजुअल कंट्रोल उन पर रखना, कार्य क्षेत्र में विजुअल कंट्रोल के साथ टीम मेंबर से कार्य कराना। अगला S है हमारा S5, जिसे हम कहते हैं शिकेत्सु, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन हर क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करता है। हमें अनुशासन में रहकर ही कार्य करना चाहिए। हमारी टीम जिसको हम लीड कर रहे हैं वो भी अनुशासन में रह के कार्य करे, और हमें इस बात से आश्वस्त भी रहना चाहिए कि हमारी टीम अनुशासन में कार्य कर रही है। हमें ये देखना होगा कि हमारी टीम निर्धारित मानकों पर कार्य कर रही है, मानक पूर्ण हो रहे हैं, सहयोगी काम करने के लिए तथ्यात्मक हों। हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जिस एरिया में हम 5S कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, उनकी सोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि इस कार्य क्षेत्र को हम इस योग्य बना दें, विश्व स्तर का बना दें कि कमी की यहाँ पर गुंजाइश ना बचे। पूरी तरह से हम स्टैंडर्डाइज कर दें अपने कार्य क्षेत्र को कि अगर तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर आके कार्य करे तो पूरी सुगमता और सहजता से निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण कर सके। अगला है 5S प्रथा को दूसरी प्रकृति बनाएं और दूसरों को उत्साहित करें कि वे स्वयं ऑडिट
करें। सेल्फ ऑडिट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जब टीम मेंबर्स जो विभिन्न सेक्टर्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लोग जब आकर आपके कार्य को ऑडिट करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और जब वो अपना रिज़ल्ट आउटपुट आपको देंगे, तब आपको सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी, आपको आत्म शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कार्य अच्छा किया है। इसके बाद आप जो अपने साथी हैं, विभिन्न एरियाज़ में जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनको उत्साहित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि इस पर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपका सहयोग प्रदान करें, वो अपने कार्य क्षेत्र में भी 5S को लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। 5S की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैंने आपको बताया था कि जब वेस्ट किसी न किसी फॉर्म में हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्शन में एंट्री कर जाता है, तब हमें वहाँ पर उस वेस्ट को हटाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम वेस्ट को 5D के रूप में पढ़ेंगे और समझेंगे। 5D 5D का समूह है जो अलग अलग फॉर्म में वेस्ट को परिभाषित करता है। D1 हमारा है डिले। जब ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, संस्थान में कोई भी कार्य होता है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो वो कई स्टेज से होकर गुजरता है। उन स्टेजेस में अगर हमें कहीं ना कहीं समय के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, टूल्स के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो हमारी समय की बर्बादी हो रही है। एक स्टेज में अगर हमारा प्रोडक्ट रुक जाता है तो वहाँ पर हमारी समय की बर्बादी हो रही है, समय की हानि होती है, तो कहीं ना कहीं से संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। तो हमें इस D1 को रिमूव करना होगा। अगला आता है D2। D2 है डिफेक्ट। डिफेक्ट कहीं ना कहीं से क्वालिटी से संबंध रखता है। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर्स तक जा रहा है, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को झेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री को उसकी भरपाई करनी पड़ती है, क्योंकि गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और जब गुणवत्ता में कमी आती है तो कस्टमर्स सेटिस्फाई नहीं होता है। हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, उसकी डिमांड को हम पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी कस्टमर की प्रथम डिमांड होती है। D3 आता है डिससेटिस्फाइड कस्टमर। जब क्वालिटी गिर जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी और वेस्ट की एंट्री हो जाएगी प्रोडक्ट में, कार्य क्षेत्र में, तो कस्टमर कहीं ना कहीं से उस प्रोडक्ट से दूर होने लगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड चेंज होने लगेगी और उसकी डिमांड जहाँ से पूरी होगी उस क्षेत्र में, उस एरिया में कस्टमर्स मूव करने लगेगा। ग्राहक को बांध के रखना हर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का पहला कर्तव्य होता है, इसलिए इस वेस्ट को भी हमें हर हालत में सोचना चाहिए और इसके बारे में विचार करके हटाने की कोशिश करनी चाहिए। D4 आता है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। जब कस्टमर की हानि होगी, कस्टमर का लॉस होगा, तो कस्टमर की डिमांड प्रोडक्ट को लेकर कम हो जाएगी।
जब प्रोडक्ट को लेकर डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री का भी लॉस होगा, इंडस्ट्री की भी हानि होगी, इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम होगा, इंडस्ट्री का प्रॉफिट गिरेगा। इकोनॉमिकली इंडस्ट्री वीक होती चली जाएगी। D5 आता है डिमोरलाइज्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हर ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर का धरोहर होता है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पर ही कोई भी इंडस्ट्री कार्य करती है। अगर मानव संसाधन हमारा मजबूत रहेगा, मानव संसाधन हमारा दुरुस्त रहेगा, हमारा एम्प्लॉय खुश रहेगा, हम अपने एम्प्लॉय की ज़रूरतों को समझने के लिए उनके कार्य क्षेत्र को अच्छा रखेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमें प्रॉफिट फ़ायदा होगा। क्योंकि एम्प्लॉय जब खुश रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ कार्य करेगा, 100% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस देगा। एम्प्लॉय खुश रहेगा, अपने साथ के कलीग्स को मोटिवेट करेगा और इंडस्ट्री को प्रॉफिट की ओर ले जाएगा। 5S करने के बाद हम एक काइजन स्कोप शीट बनाते हैं जो अहम रोल अदा करता है हमारे कार्य क्षेत्र में क्या सुधार हुए, क्या बदलाव हुए, उनको दर्शाने के लिए। हमने इन चेंजेस को किन क्षेत्रों की सहायता से, किन लोगों की मदद से, किन एरियाज़ को कवर करके हमने पूर्ण किया, उसको दर्शाता है। ये स्कोप शीट मैंने बनाई है, काइजन शीट है। IT लैब मैंने काइजन किया था, जिसमें हमारा इवेंट डिस्क्रिप्शन रहता है। इवेंट डिस्क्रिप्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या सुधार करेंगे, किस क्षेत्र का सुधार करेंगे और कैसे करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ में लिखते हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों कर रहे हैं और क्या फ़ायदे मिलेंगे उससे, उसके बारे में हम मेंशन करते हैं। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में हमने कैसे कार्य किया वो लिखते हैं, और इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस को पूर्ण होने के बाद में हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसके बारे में हम लिखते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की क्या आवश्यकता है, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उसके बारे में हम समझते हैं और लिखते हैं। मीटिंग एरिया, जहाँ पर हम मीटिंग करते हैं टीम्स के साथ में, लीडर, टीम के लीडर, टीम के मेंबर्स, इवेंट कोऑर्डिनेटर, गाइड, मेंटोर जो हमें इंस्पायर्ड करते हैं, हमको बूस्ट करते हैं, एंड करंट सिचुएशन, वर्तमान की क्या सिचुएशन थी जहां हमने कार्य किया, काइजन किया। मैं आपको काइजन का आमूलचूल परिवर्तन इस छायाचित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। मैंने IT लैब GITI सीतापुर में काइजन किया, जिसकी पहले की स्थिति, काइजन की पूर्व की स्थिति ये है। सामान हमारा सारी साज सज्जा हौच पौच है, सब कुछ आप देख रहे हैं। इस तरीके से कोई लेबलिंग नहीं है, सारा सामान हमारा हौच पौच ऐसे रखा हुआ है, कोई व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है। अब मैं आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखाता हूँ। ये हमारा पोस्ट स्टेज है। आप देख सकते हैं सारे मापदंड पूरे हो रहे हैं, S2 हमारा पूरा हो रहा है, लेबलिंग है, पोस्टर्स हैं। जो भी व्यक्ति गेट से एंट्री करेगा, एक ही नज़र में विजुअल स्वीपिंग में सारा कुछ एक ही बार में
व्यवस्थित तरीके से समझ लेगा और देख लेगा, उसको बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थित तरीके से उसको कुछ नहीं समझाना, आप सीधा सीधा उसको बता देना आप सिस्टम 1 में बैठ जाइए, उसको मालूम है सिस्टम 1 की लेवलिंग लगी हुई है, उसको पता है सिस्टम 1 कहाँ है, वो जाके व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएगा। आज के इस प्रशिक्षण में मैंने आपको 5S प्रणाली का विस्तार से परिचय बताया, 5S के 5S का वर्णन किया, 5S को पूर्ण करने के लिए 5S टीम के गठन के बारे में बताया, टीम मेंबर्स के बारे में बताया, और आपको मैंने 5D जो एक प्रकार का वेस्ट है उसके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आज के प्रशिक्षण के लिए मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स निमी की ई बुक है, उससे मैंने कुछ अंश लिए हैं, गूगल की सहायता से छायाचित्र संकलित किए हैं, और IT लैब की छायाचित्र मेरे स्वयं के द्वारा दोनों स्थितियों के लिए गए हैं। आज मैंने आपको 5S और 5D के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।